Good morning, my dear students. How are you all, beta? Hope so all are good. Take care of yourself, your near and dear ones too. बेटा मैंने आप लोगों को डे बिफोर यस्टरडे एक वीडियो सेंड की थी जिसमें हमने हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी, और अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट किया है. ठीक है, तो हमने वो स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने हमारा 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. बट 2 डेज़ हो गए, ना किसी बच्चे की मुझे कोई क्वेरी आई है, ठीक है, ना किसी को कोई डाउट आया है. सब बच्चों को वो वीडियो समझ में आ गई है. अगर आ गई है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई है तो उसका मतलब आपने देखी ही नहीं है. फिर वो उसको देखते तो आप मुझसे प्रॉब्लम भी पूछते कि मैम कहाँ पे ये कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है. ठीक है, सो चलो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखना. ठीक है, क्योंकि आज हमारा ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा ही हो जाएगा. इसके बाद मुझे बस आपका डाउट सेशन रखना है इसके लिए. ठीक है, और उसमें एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे आपको लाइव क्लास में समझाना है. जितना थियोरटिकल है जो मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ वो मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा रही हूँ. जो नहीं समझा पाऊँगी वो मैं लाइव क्लास में लूँगी. ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि हर बच्चा लाइव क्लास पॉजिटिवली अटेंड करे. मैं आपको लिंक एक दिन पहले सेंड कर दूँगी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास और इन आवर प्रीवियस वीडियो वी आर कंप्लीटेड अवर 50% चैप्टर. ठीक है, और हम कहाँ पे थे, कौन से टॉपिक पे थे हम किस पे थे, लॉज. हमारे कुछ लॉज चल रहे थे. ठीक है ना, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के कुछ लॉज चल रहे थे जो आज हमें पढ़ने हैं. हमने उनको बस एक जनरल सा नेम देखा था, ठीक है ना, और कितने होते हैं ये देखा था, लेकिन हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उनका नहीं पढ़ा था जो हमें आज करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ के देखो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा. क्योंकि जो नोट्स बनाए हुए हैं वो बहुत इजी लैंग्वेज में है, ताकि आपको बुक्स की भी नीड इतनी जल्दी से ना पड़े और आपको एकदम समझ में आ जाए. ठीक है, तो हमारा एक बार इसको पॉज करके पढ़ के देखो. दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोइन लेवोइसो इन 1789. ये हमें समझ में आ गया. ये लॉ हमें किसने दिया था, एंटोइन लेवोइसो ने दिया था. कब दिया था, 1789 में दिया था. और इस लॉ के अकॉर्डिंग mass can neither be created nor be destroyed, only it can change from one form to another. आपको याद है आपने क्लास 10th में बायो में पढ़ा था एक लॉ, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. तो सेम ऐसे ही हमारे मास का भी होता है. हम मास को ना ही तो बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन के बाद भी जो रिएक्टेंट का मास होता है वही हमारे प्रोडक्ट का भी मास होता है. क्या बोल रही हूँ मैं बच्चों, जो जिस मास में जिस वेट में हमने रिएक्टेंट लिया था सेम वही मास हमारे किसका, प्रोडक्ट का भी होता है. ठीक है, और यही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब मास को कंजर्व करना रिएक्शन के दौरान. ठीक है, द टोटल मास ऑफ अ मैटर इन एनी केमिकल और फिजिकल चेंज रिमेन कॉन्स्टेंट. कि जो कोई भी रिएक्शन होती है, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो चाहे केमिकल रिएक्शन हो, उसका जो मास होता है वो रिएक्शन के दौरान कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है. थोड़ा मैटर में चेंज ऐसा हो सकता है में जो मैटर है वो अपनी फॉर्म चेंज कर ले, सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, लिक्विड से गैस में आ जाए, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जो उसका मास है वो सेम रहेगा. ठीक है, तो हमेशा जो मास होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के इक्वल होता है और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के इक्वल होता है. कैसे होता है देखिए, मैं अपनी बात क्लैरिफाई करती हूँ. मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए यहाँ पे लेट टेक मी द पेन. देखिए ये मेरी रिएक्शन है. ठीक है, 2H2 प्लस O2, कुछ इस तरह से रिएक्शन है, 2H2 प्लस O2. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है मेरे बच्चों, 1. ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने मोलिक्यूल है, 2 2 4. ठीक है, 4 हाइड्रोजन के हो गए, बीच में प्लस का सिंबल है. ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है. ठीक है, 16 कितना होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम. ऑक्सीजन का कितना होता है प्लस करके 16. ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 कर दो यहाँ पे. ठीक है, अब इसे सोल्व करो. 4 1 ज़ा 4 प्लस 16 2 ज़ा 32. कितना मास आ गया हमारा इसका, 36. दिस वन. ठीक है, हमारा कितना मास आ गया, 36 आ गया है. पता चला कुछ कैसे. देखिए हमारे हाइड्रोजन का जो मास होता है, आप लोगों ने मास नंबर लर्न किए होंगे क्लास 10th में. अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ 30 तक के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ज़रूर लर्न कर लो. उसके बिना हम 11th की केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो देखिए हमारा हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है. ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है हमारे, 4. तो
इसलिए हमने इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन का मास 16 होता है। हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हैं, तो इसलिए 32 हो जाता है। जब हम इन्हें सम अप करते हैं तो कितना हो जाएगा 36। ये बात हमारी किसकी थी, LHS मतलब रिएक्टेंट साइड की। अब मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ। इस रिएक्शन के बाद मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है 2H2O, ठीक है 2H2O बनता है। अब सेम हमारा देखिए यहाँ पे दोबारा से 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, इनटू एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। और अब क्या करेंगे हम, सेम ही तो करना है, प्लस करना है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। ऑक्सीजन कितना है, एक है, नहीं सॉरी 2 है ये, ठीक है ना, ये होल प्रोडक्ट होता है 2 है। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो राइट डाउन हियर 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा ना, 16 इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 36 आएगा। और हमारा रिएक्टेंट में भी तो यही आया था, तो मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारी ये बात वेरीफाई हो जाती है। और इसको रिप्रेजेंट करने की यूनिट क्या होती है U। जैसे हम ग्राम को GM से और किलोग्राम को kg से करते हैं, ऐसे ही मास को रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है U, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आता है हमारा सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको भी सेम ऐसे ही है, वीडियो पॉज कीजिए और पहले पढ़ के देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहली बात ये लॉ दिया किसने था, ये दिया था हमारा जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। पहले इसको पढ़ते हैं हम। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट combined together in the same ratio irrespective of the method of proportion। देखिए बड़ी सिंपल सी बात सुनिए, H2O बनाने के लिए हमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रिक्वायर्ड होगा। ये नहीं कभी भी हम क्लोरीन ले लेंगे या कभी भी हम हीलियम ले लेंगे, नाइट्रोजन ले लेंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए हम पर्टिकुलर एलिमेंट का यूज़ करते हैं, और वो भी पर्टिकुलर रेशियो में, ठीक है। यहाँ से भी बात को देखिए, मैंने आपको फर्स्ट रिएक्शन उसमें बताया था वीडियो में, इसलिए कह रही हूँ किसी ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखे। H2O का रेशियो बताया था मैंने आपको 1:8 होता है। ये भी बताया था कैसे होता है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 1:8 में मिलता है तो वो खुद ब खुद जाके पानी बना लेता है, वो गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वरना हमारी हाइड्रोजन भी गैस है, हमारी ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब भी वो इस रेशियो में एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा वाटर बना लेते हैं। लेकिन अगर ये रेशियो ज़्यादा हो जाता है, 8 से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है, सपोज ये 1:10 हो गया अप्रोक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा H2O2। और ये वाटर नहीं है, ये हार्ड वाटर है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल, एक तरह का पॉल्यूटेड वाटर होता है ये, ठीक है, समझ आया। तो ये होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की एक कंपाउंड बनाने के लिए एक एलिमेंट एक से ज़्यादा से रिएक्ट करता है, बट एक फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। और ये तो आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड है तो फिक्स प्रोपोर्शन ही होगा। अगर फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है तो उसका मतलब वो कंपाउंड भी नहीं है, वो मिक्सचर है, ठीक है। द केमिकल कॉम्बिनेशन और ऑलवेज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक केमिकल कंपाउंड कब बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में फिक्स रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। ये क्या था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लोग कर चुके हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, साइंटिस्ट डाल्टन ने दिया था 1803 में। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है देखते हैं, इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ठीक है। सेम देखिए यहाँ पे वो ये कि जो एक एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, एक सेम एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, सेम एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन फिर जो उनका मास होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। उनका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि टेक मी द पेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो मेरा क्या बनाते हैं मिलके, H2O बनाते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलके क्या बनाते हैं, हार्ड वाटर बनाते हैं H2O2, ठीक है। एलिमेंट्स तो सेम है ना, तो एक एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है, ये नहीं कि वो एक कंपाउंड बनाएगा, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। लेकिन जब वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है तो जो उसका मास है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया था, हमारे वाटर का मास कितना होता है
हमारे वाटर का मास कितना होगा अगर हम कंबाइन करेंगे तो 36 आएगा। 36 आया था ना हमारा पीछे, 36 U आया था, 36 U आया था। ठीक है, और अगर हम इसको क्या करेंगे देखिए, ये हमारे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का था मास और 2 ही हमारे किसका था, ये 36। जब 4 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन, मतलब हमने नॉर्मल से डबल कर दिया था। क्या कर दिया था, नॉर्मल से डबल। तो हमारा नॉर्मली इसका क्या होगा, हमारा इसका खाली H2O का, 2H2O का नहीं, मैं सिर्फ H2O की बात कर रही हूँ। H2O का मेरा इसका मास क्या होगा, 18U। और ऐसे ही मैं सिर्फ H2O की बात कर रही हूँ, ना कि 2H2O2। ठीक है, तो खाली जो H2O2 है इसका मास मेरा कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। ठीक है, ऐसे इसका भी ग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपाउंड चेंज हो गए, प्रोपोर्शन चेंज हो गया। आपस में तो सेम है, अभी भी आपस में तो वही है 1:8। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। और यही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। अब आता है गैशियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम, जो गेल-लीवैक ने दिया था 1808 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट बियर अ सिंपल रेशियो। देखिए, जब हम कंडीशन सारी क्या रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, मतलब फिक्स रख देते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। तो जो गैशियस रिएक्टेंट होते हैं हमारे, जो उनका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, जब भी वो किसी से रिएक्शन करते हैं तो क्या आता है, एक सिंपल रेशियो में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हमेशा सिंपल रेशियो में करते हैं। जैसे कि आपका सिंपल रेशियो कैसे हो जाएगा, जैसे कि 1:1, 2:1। ठीक है, बस 1:1 ही रहता है। जब भी गैसियस रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा 1:1 में ही रिएक्ट करेंगे। ये हमारा क्या होता है, गैसियस वॉल्यूम लॉ होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा लॉ आता है, लेट्स सी। नेक्स्ट आता है हमारा एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ बेटा इतना ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होता कहीं पे भी, लेकिन जो एवोगैड्रोज नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवोगैड्रोज के जो नंबर है वो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। लेकिन एवोगैड्रो कोई नहीं पूछेगा आपसे कि होता क्या है। हाँ, वो ये ज़रूर पूछेगा, व्हाट इज़ द एवोगैड्रोज नंबर। तो चलिए हम देखते हैं। ये लो हमें किसने दिया था, लोरेंजो रोमेनो अमाइंडो कैर्लो एवोगैड्रो। ठीक है, कितना बड़ा नेम है, तो सोचो उसकी डिस्कवरी कितनी बड़ी होगी। लोरेंजो रोमेनो अमेडो कैर्लो एवोगैड्रो डी ओब्राक्यू एडी कैरेटो नाम है या किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, 1811 में इसने ये क्या दिया था, लॉ दिया था। और इस लॉ के अकॉर्डिंग पता है ना क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करो, लॉ को पढ़ो और फिर मेरे समझाने के बाद फिर पढ़ो, तो एकदम से आपको क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपने ऐसा कर लिया होगा। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। According to this law, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain the same number of molecule। ठीक है, देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा है साइंटिस्ट ने, जब टेम्परेचर और प्रेशर 2 रिएक्टेंट को सेम दिया जाता है। ठीक है, जब 2 रिएक्टेंट्स को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर दिया जाता है एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन द, तो जितनी भी उसमें गैस हैं रिएक्टेंट साइड में जितनी भी गैस हैं उनके मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल सेम। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द मोलर वॉल्यूम ऑफ ईच गैस contains 6.022 into 10 to the power 23। स्टूडेंट्स, दिस इज द एवोगैड्रोज नंबर। और उसने क्या कहा है, जितनी भी गैस रिएक्ट करती हैं, जितने भी गैसियस रिएक्टेंट होते हैं, उनके पास हमेशा कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एवोगैड्रोज नंबर होता है, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, NaOH और सिंपली N। ये हमारा क्या कहलाता है, एवोगैड्रोज नंबर कहलाता है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर है वैल्यू 22.4। और अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं वो क्या होता है, 22.4 लीटर होती है। क्लियर है, ये था हमारा एवोगैड्रोज नंबर।
जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 5 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl का हमें क्या बताना है, एटम्स की। NaCl बनाने के लिए हमें पता है हमने क्या बनाया, ये कंपाउंड बनाया, ठीक है, जिसमें एक Na का एलिमेंट लिया और एक Cl का लिया। अब कितने इसके हमने क्या किए, इसके अंदर एटम्स कितने हैं, तो देखिए क्या करना है, हमें पहले हमें इनका मास लिख लेना है। Na का मास कितना होता है, सोडियम का मास कितना होता है 23, और किसका हमारा क्लोरीन का कितना होता है 35.5। दोनों को प्लस करेंगे हम क्या आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे साथ में 50, अगर एक अवोगाड्रो नंबर के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए अवोगाड्रोस नंबर कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, तो 58.5 के लिए कितने होंगे, हमें उनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, इन 5 ग्राम ऑफ एटम्स, और हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए अगर एक के लिए हमारे कितने हैं, एक के लिए हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा सिर्फ किसका है NaCl का, और उसने क्या पूछा है 5 ग्राम NaCl में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया 51.4। इतने हमारे किससे एटम से मिलके क्या बनता है 5 ग्राम NaCl बनता है, ठीक है, क्या बनता है 5 ग्राम NaCl। और ये हमारा क्या था, लॉज ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स, अगर क्लियर नहीं है किसी को तो मुझसे दोबारा पूछ लेगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या आता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी। मोलैरिटी होता क्या है, ठीक है, आइए देखते हैं मोलैरिटी होता क्या है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में, देखिए हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी ना, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो घुलता है वो सोल्यूट, जो घोलता है वो सॉल्वेंट, ठीक है, जो घुलता है वो सोल्यूट और जो घोलता है वो क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिजोल्व है, 1 लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करती हूँ, सॉल्यूशन तो क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, यही तो है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेरा मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं, हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, यही होता है ना। तो देखिए अब मुझे इस सॉल्यूशन में, इस 100% में मुझे देखना है मेरे सोल्यूट ने कितना योगदान दिया, कितना कंट्रीब्यूट किया, और यही क्या कहलाता है, मोलैरिटी कहलाता है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो सॉल्यूशन है मेरा वो कितना होना चाहिए 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन जब हमने बनाया तो हमने उसमें सोल्यूट कितना डाला, यही हमारा क्या कहलाता है, मोलैरिटी कहलाता है। मोलैरिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम सोल्यूट का कितना होता है वो लिखेंगे, और अपॉन मोल्स, इस सोल्यूट के मोल्स कितने, मास नहीं लिखना है हमें लिखना है उसके मोल्स, ठीक है, वो हमें हमेशा क्वेश्चन में दे के रखिएगा वो। ऐसे ही मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, मोल पर लीटर, और मोल लीटर इनवर्स भी हम लिख सकते हैं, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और नेक्स्ट देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी भी बहुत सिमिलर है मोलैरिटी से, ये ध्यान रखना, मोलैरिटी में हम कैपिटल M यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए, और यहाँ पे मोलैरिटी में स्मॉल m, ठीक है। आइए देखते हैं होता क्या है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम, सेम वही है बेटा, सेम वही, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे सॉल्यूशन कितना था 1 लीटर, ठीक है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट कितना है 1 किलोग्राम, यहाँ है 1 किलोग्राम। वहाँ पे हम क्या देख रहे थे, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजोल्व है, और यहाँ पे हमें क्या देखना है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलो सॉल्वेंट में, वहाँ हम सॉल्यूशन में देख रहे थे, यहाँ पे देखना है 1 किलो सॉल्वेंट में 1 kg में कितना सॉल्यूट डिजोल्व है, कितना सॉल्यूट डिजोल्व करने की रिएक्शन हो जाए। हमने सपोज 1 kg क्या ले लिया, हमारा सॉल्वेंट ले लिया, अब हम उसमें जो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, हम उसमें कंटिन्यू सॉल्यूट मिक्स करते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि रिएक्शन हो गई, तो अब हमें यही देखना है कि उसने कितना अमाउंट कंज्यूम किया सॉल्यूट का स्टार्ट होने के लिए, फिनिश होने के लिए, ठीक है, यही हमारी क्या होती है, मोलैरिटी होती है, ठीक है, क्लियर है, ये थी हमारी मोलैरिटी की बात। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा आता है मोल फ्रैक्शन। देखिए ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना ऊपर, आप लोग कहोगे मैम स्किप करा रही है, ये सब मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से, जो मैं आपको नोट्स में दूंगी, पहले समझा दूँ, ठीक है, फिर आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे दूंगी, आपको ये सब अपनी नोटबुक में करना है,
ओके, मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपाउंड टू द टोटल। देखिए इसको सिंपल ऐसे समझ लीजिए, आप है और आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। अब हमें पता है कोई भी रिलेशन हो 100% कॉन्ट्रीब्यूट चलता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, दो फ्रेंड है, एक का नाम है खुशी और एक का नाम है स्माइल, ठीक है, एक का नाम है खुशी और एक का नाम है स्माइल। अब उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप कितनी है? हमारी 100% है, बिल्कुल। लेकिन अब मुझे देखना है इसमें खुशी का कॉन्ट्रीब्यूट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ खुशी, और नीचे क्या लिखना, देखिए यहाँ पे मुझे देखना है कि खुशी का कॉन्ट्रीब्यूट कितना है प्लस खुशी प्लस स्माइल का कॉन्ट्रीब्यूट कितना है, और यही मेरा क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही ये तो मैंने खुशी का देख लिया, ऐसे ही मैं स्माइल का भी देख सकती हूँ। स्माइल का कंट्रीब्यूशन कितना है? आइए देखते हैं हम स्माइल का कंट्रीब्यूशन हमारी दोस्ती में कितना है, या अपनी दोस्ती में स्माइल प्लस खुशी का योगदान प्लस स्माइल का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ज़्यादा फ्रेंडशिप ज़्यादा फ्रेंडशिप कौन निभा रहा है। ऐसे हम सॉल्यूट सॉल्वेंट में भी देख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट ए प्लस मास ऑफ सॉल्यूट ए प्लस मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ बी, और ये हमारा क्या है? पूरे सॉल्यूशन का है। अगर यहाँ पे वो 3 ही 4 से मिलके बना है तो आप NC भी कर सकते हैं, ND भी। डिपेंड करता है कि वो कितनों से मिलके बना हुआ है, जितनों से मिलके बनेगा आप उसको उतना ही करते जाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? देखिए, द रिएक्टिंग सब्सटेंस विच गेट यूज्ड, जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, सपोज हमने 3 एलिमेंट्स लिए, ठीक है, 3 एलिमेंट्स लिए कोई भी रिएक्शन कराने के लिए। यहाँ पे आप मेरा एग्जांपल ले सकते हैं जी, H2SO4 है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग्स ऑफ एसिड। 3 एलिमेंट्स लेते हैं हम, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इनमें से एक एलिमेंट ऐसा है जो बहुत जल्दी फिनिश हो गया, इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो बहुत जल्दी फिनिश हो गया है, और वही मेरा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब जो लिमिटेड अमाउंट में था और रिएक्शन स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ओके। ये था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम। अब जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है, हम बताइए, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, और क्या पढ़ा है हमने आज की वीडियो में? लिमिटिंग रिएजेंट, और क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, अवोगाद्रोस लॉ, ठीक है, हमने ये लॉज भी पढ़े हैं। अब बात आती है नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कितने सोल्यूट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? कितने ग्राम, अब ये ध्यान रखना, कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट किस में है? ग्राम में है। कितना ग्राम सोल्यूट हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है, ठीक है। बस केमिस्ट्री की यही बात है कि वहाँ एक वर्ड ही पूरी डेफिनेशन बताता है। यहाँ पर सिर्फ किसका डिफरेंस आया? ग्राम का, वरना ये सेम किसके जैसा है? मोलैरिटी के जैसा है, ठीक है। वहाँ लीटर था लेकिन यहाँ ग्राम है, कि कितने ग्राम सोल्यूट डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसको हम नॉर्मेलिटी बोल देते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से, ओके। और इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो हमें क्वेश्चन में इनमें से एक चीज़ दे के रखेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता होगा, सपोज 100 है, 40 है, 200 है, जितना भी है वो हमें बता के रखिएगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, या हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, साथ में इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये बात थी हमारी नॉर्मेलिटी। अब बात आती है, आइए देखते हैं बात किसकी आती है एक्चुअल में। अब तो देखिए बच्चों, अब 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है प्रिसिशन और एक होता है एक्यूरेसी। क्या होता है? प्रिसिशन और एक्यूरेसी। वैसे तो ये वर्ड्स फिजिक्स के हैं, फिजिक्स में ही यूज़ होंगे। आप जब भी लैब में जाओगे आपको ये वर्ड हमेशा देखने के लिए मिलेंगे, यूज़ करने के लिए। केमिस्ट्री में कुछ खास यूज़ नहीं है, बट हम फिर भी देख लेते हैं। ये प्रिसिशन का मतलब तो होता है कि आपकी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज आई है। एक्यूरेट तो कभी भी नहीं आती ना, किसी भी कोई भी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता कभी भी, कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज आई है। ये तो होता है प्रिसिशनल वैल्यू।
और एक्यूरेसी क्या होता है कि वो कितनी सही है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कितना कम डिफरेंस है। ये बिल्कुल एक्यूरेसी का हम ऐसे बोल सकते हैं, ये बिल्कुल लगभग सही ही होती है, बिल्कुल पॉइंट्स में, जब पॉइंट्स में डिफरेंस आता है एक्चुअल वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्यूरेसी बोल देते हैं। ओके, क्लियर है। आइए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या आता है। अब हमारी आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हो पूरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, पूरी पढ़ के आए हैं हम। सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं। डाल्टन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में बहुत कुछ कहा था, पूरी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स दिए हैं, मेन पॉइंट्स दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, पूरे यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, ठीक है, जिसको हमारे जो ग्रंथ वगैरह होते हैं उसमें कहा गया है परमाणु। जो हमारे पहले ऋषि मुनि थे उन लोगों ने उसे नाम दिया था परमाणु, लेकिन जब फर्दर उनकी डिस्कवरी हुई तो उन्हें हमारी बुक्स में क्या नाम दे दिया गया, एटम, ठीक है। परमाणु को ही एटम कहते हैं और इनसे ही विश्व मिलके क्या हुआ है, बना है, विश्व का निर्माण हुआ है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी एटम सबसे छोटी यूनिट है जिसको हम ना तो तोड़ सकते हैं ना ही जोड़ सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते उसको किसी भी मेथड से, ना ही किसी फिजिकल मेथड से, ना ही किसी केमिकल मेथड से। एटम्स कांट बी डिवाइड और डिस्ट्रॉय क्रिएटेड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हम एटम्स को डिस्ट्रॉय डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी रिएक्शन के दौरान, क्योंकि वो सबसे छोटी यूनिट है। एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, दो एटम को मिलके मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को तो हम तोड़ सकते हैं लेकिन एटम को नहीं तोड़ सकते। ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ, देखिए जितने भी एक एलिमेंट होता है वो सब एक ही तरह के एटम से मिलके बनता है। सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सारे हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाएंगे और ऑक्सीजन में सारे ऑक्सीजन के ही एटम्स पाए जाएंगे एक तरह के। सपोज इसमें जो एटम्स पाए जा रहे हैं वो सब इतने इतने से हैं, छोटे छोटे से, तो इसमें जितने भी पाए जा रहे हैं उन सबका साइज इतना ही होगा। सपोज इसमें इतने बड़े पाए जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सब इतने बड़े ही होंगे। तो ये क्या है, एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के एटम कभी भी दूसरे एलिमेंट से सेम नहीं होते, ठीक है। दो एलिमेंट्स के एटम्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, लेकिन आपस में हमेशा सेम होंगे। क्लियर है, ये हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ही एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम हमारा आगे देख लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यही हमारी क्या थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं लेकिन दो एलिमेंट्स के एटम कभी भी सेम नहीं हो सकते। और एटम सबसे छोटी यूनिट होती है जो मिलकर बड़ी यूनिट्स बनाती है। दो एटम हमेशा कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिर मॉलिक्यूल से हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, सो ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया। इसके पास दो टॉपिक रह गए, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ, ये तीन चीज़ रह जाती हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास, जो मैं आपको होप सो कल लाइव क्लास में बता दूंगी, ठीक है। इतने आप इन वीडियोस को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से, ठीक है, और फिर अपनी बुक से भी पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।